बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, इस वीडियो से पहले मैंने न्यूटन रिंग्स के बारे में आपको सब कुछ समझाया। न्यूटन रिंग्स किस तरह से फॉर्म होती है, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट क्या है, वगैरह वगैरह सब कुछ आपको मैं समझा चुकी हूँ। लिंक मैं ऊपर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वाली वीडियो देखो ताकि आपको पता चले कि ये इंटरफेरेंस की वजह से किस तरह से रिंग्स फॉर्म होते हैं। सेकेंड चीज जो आज हम करने जा रहे हैं वो डेरिवेशन है फॉर nth ब्राइट रिंग। पेपर्स में स्पेशली इन सेन बोर्ड आपके पास जो क्वेश्चन आता है वो आता है व्हाट आर न्यूटन रिंग और इनकी डेरिवेशन करें फॉर nth ब्राइट रिंग। तो सबसे पहले व्हाट आर न्यूटन रिंग्स, इसकी आपने डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन में आप क्या बताओगे? व्हेन अ प्लैनो-कन्वेक्स लेंस with its convex surface is placed on a glass plate, an air film of gradually increasing thickness is formed between the lens and the glass plate. जब भी आप एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस, इस किस्म का लेंस जो एक साइड से प्लेन है दूसरी साइड से कन्वेक्स है, उसको ग्लास स्लैब पे रखते हो तो इन दोनों के बीच में एक एयर फिल्म फॉर्म हो जाती है। यहाँ पर एक एयर फिल्म फॉर्म हो जाती है जिसकी ग्रेजुअली इंक्रीजिंग थिकनेस होती है, यानी उसकी थिकनेस कम से ज़्यादा होती रहती है। जिस पॉइंट पे ये दोनों चीज़ें कांटेक्ट में, वहाँ पर एयर फिल्म की थिकनेस 0 है। इन दोनों चीज़ों के बीच में कुछ भी नहीं है ना, तो क्या है? इसमें एयर है। एयर की फिल्म की थिकनेस 0 है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और ये ग्रेजुअली इंक्रीज होती जाती है जैसे जैसे हम पेरिफेरी या बाउंड्री की तरफ जाते हैं। इस साइड से भी देखो यही सारा सीन है कि एयर की थिकनेस जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 0 है और जैसे जैसे बाहर पेरिफेरी की तरफ जाएगा इससे ये थिकनेस इंक्रीज होती जाती है। Second thing, if monochromatic light is allowed to fall normally on the lens, अगर एक monochromatic light को हम इस लेंस पे फॉल कराते हैं and the film is viewed in reflected light और इस फिल्म को हम रिफ्लेक्ट होती हुई लाइट की मदद से देखें फ्रॉम अ माइक्रोस्कोप जो हमने ऊपर अरेंज किया हुआ है, तो हमें यहाँ पर अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट कंसेंट्रिक रिंग्स नजर आती हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के गिर्द। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक डार्क फ्रिंज होगी और उसके गिर्द हमें कंसेंट्रिक यानी सेंटर उसका सेम होगा, ये डार्क वाला कंसेंट्रिक डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज नजर आएंगी और या रिंग्स नजर आएंगी और इन रिंग्स को हम कहते हैं न्यूटन्स रिंग। साफ हो गई, क्लियर हो गई इतनी बात? आपने सिर्फ यहाँ पर इसको डिफाइन किया, अच्छी तरह से सही से आपने इसको डिफाइन किया और अब हम इसकी डेरिवेशन करेंगे फॉर nth ब्राइट फ्रिंज। यहाँ पर देखो बस बेटा, मैंने आपको बताया कि आपके पास एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस है इस किस्म का जो एक तरफ से प्लेन है और दूसरी तरफ से कन्वेक्स है। अच्छा, हमें पता है कि जो लेंसेज होते हैं वो किसी भी स्फेयर का एक हिस्सा होते हैं, स्फेयर का पार्ट होते हैं। तो अगर हम लोग कंसिडर करते हैं ये इसका सेंटर है, ये बिल्कुल सर्कुलर होना चाहिए स्फेयर, मैंने सही ड्राइंग ड्रॉ नहीं की। और ये जो हमारे पास लेंस होता है ना, ये बहुत छोटी बहुत पतली थिकनेस का होता है। आप लोगों को समझाने के लिए मैंने इसकी थिकनेस थोड़ी ज़्यादा ही बड़ी कर दी है, लेकिन ये ऐसे थिक होता है। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखती हूँ, ये इसका बिल्कुल इस स्फेयर का बिल्कुल सेंटर है। सेंटर से इसके एज तक, किसी भी एंड तक का जो डिस्टेंस होता है वो इसका क्या होता है? रेडियस। आम बात है ना, किसी भी सर्कल का जो सेंटर होता है उससे उसकी बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है वो उसका रेडियस होता है। क्लियर है? यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो इसका रेडियस है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये क्या होगा? ये भी इसका रेडियस होगा ना। रेडियस ये ना सेंटर से लेकर इसके एंड तक का डिस्टेंस। लेकिन यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर बीच में क्या आ गई? ये लेंस आ गई और ये क्या है? ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये लेंस की थिकनेस है। तो मैं कह सकती हूँ कि ये इतना जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल हो जाएगा? r माइनस डी के, यानी इसके पूरे रेडियस में से हमने लेंस की थिकनेस वाला एरिया माइनस कर दिया। फिर हमारे पास रह गया ये वाला हिस्सा, तो ये वाला हिस्सा भी हमारे पास किसके इक्वल होगा? दिस विल बी इक्वल टू r। अब हम थोड़ी सी डेरिवेशन करते हैं। हमें पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली जो हाइपोटेनस, यहाँ पर देखो एक बन गया ट्राइंगल। ट्राइंगल कैसा बन गया? ये इसका हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस को हमने कहा r। ये जो परपेंडिकुलर है इसको हमने कहा r माइनस डी, इसमें से हमने उसकी थिकनेस को माइनस कर दिया और इस एरिया को हमने कहा ये r है। ये हमारे पास हाइपोटेनस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया और ये इसकी बेस हो गई। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यही होता है ना फॉर्मूला।
पाइथागोरस थ्योरम का। अगर हम इसको खोलते हैं तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बनेगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो बेटा यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाओगे ए माइनस बी स्क्वायर का, ए माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए यहाँ पर क्या है आर और बी क्या है टी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। समझ में आ गया? ये आपने ये जो पूरा इतना इस हिस्सा था ये आपने ऊपर फॉर्मूला खुला, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर देखो ये आर स्क्वायर इस आर स्क्वायर से कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या रह गया, 0 इज इक्वल टू 2rt प्लस टी स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। बेटा ये जो टी है ना हमारे पास, मैंने आपसे कहा बहुत थिन कर्वेचर का, बहुत थिन एपर्चर का लेंस यूज करेंगे, तो इसकी जो थिकनेस है और उसका स्क्वायर जो है वो नेग्लिजिबल है, तो हम इस टी स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे यहाँ से, तो हमारे पास इक्वेशन कैसे बन जाएगी, माइनस 2rt प्लस आर का स्क्वायर, 0 इज इक्वल टू माइनस 2rt प्लस आर का स्क्वायर। यहाँ से हमें असल में इस आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हम कह सकते हैं कि 2rt इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, 2rt को मैं इस तरफ ले गई, माइनस से ये प्लस हो गया, या हम कह सकते हैं कि r, हमें सिर्फ r चाहिए, इसका स्क्वायर नहीं चाहिए, तो हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे। अंडर रूट लेने से क्या होगा, इस पे अंडर रूट आ जाएगा और इसके अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास r रह जाएगा, r इज इक्वल टू 2r इंटू टी, या मैं इसको लिख सकती हूँ अंडर रूट इज इक्वल टू 2t इंटू r। पहला स्टेप क्लियर है, समझ में आ गया? नहीं समझ में आ रहा कोई मसला नहीं है, एक दफा वीडियो को दोबारा पॉज करो, रिवाइंड करो, दोबारा से समझो, आराम से समझ में आ जाएगा। ये हमारे पास पहली इक्वेशन बन गई। अब हमें क्या चाहिए, हमें असल में चाहिए इस 2t की वैल्यू। 2t की वैल्यू लेने के लिए हम क्या यूटिलाइज करेंगे, हमने जो पहले इंटरफेरेंसेस में जो हम लोगों ने डेरिवेशंस की फॉर ब्राइट फ्रिंज, हमने क्या पढ़ा था, 2nt is equal to m plus half lambda for the bright fringe, ठीक है, और डार्क फ्रिंज के लिए क्या था, 2nt is equal to m lambda, ठीक है। इस वाले को फिलहाल हम डिस्कस नहीं करेंगे, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए सिर्फ ये वाली जो ब्राइट फ्रिंज के लिए यही आपके पास डेरिवेशन आती है, बुक में भी आपके पास यही डेरिवेशन है, ये भी आप करना चाहो तो आराम से कर सकते हो, बल्कि मैं आप लोगों को एक काम देती हूँ, आप लोग मुझे ये करके और शो कराना कि आप लोगों ने ये फॉर्मूला फिल किया और आपके पास क्या आंसर आ रहा है। यहाँ पर देखो बेटा n जो है ना, n इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और n की वैल्यू एयर के लिए इक्वल होती है 1 के, तो हम कह सकते हैं कि 2t इज इक्वल टू m प्लस हाफ लैम्डा, और m की वैल्यूज हमारे पास क्या होती है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। फॉर द फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, पहली ब्राइट फ्रिंज के लिए हम क्या करते हैं, हम लेते हैं फॉर द फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज T1, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए हमने इसको T को हम 1 ले रहे हैं, M हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के, पहली ब्राइट फ्रिंज ये रही, ठीक है, M हमारे पास 0 के इक्वल हो गया, M प्लस हाफ लैम्डा, ठीक है, 2t1 इज इक्वल टू m प्लस हाफ लैम्डा, m यहाँ पर 0 था तो 2t1 जो है वो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ लैम्डा की। इसी तरह से सेकेंड ब्राइट फ्रिंज के लिए, यहाँ पर देखो सेकेंड ब्राइट फ्रिंज के लिए m की वैल्यू है 1, ये देखो सेकेंड ये रही, ये ना हो कि सेकेंड ब्राइट फ्रिंज के लिए आप 2 लिखो, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए m की वैल्यू 0 है, सेकेंड ब्राइट फ्रिंज के लिए m की वैल्यू 1 है, 1 प्लस हाफ लैम्डा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2t2 इज इक्वल टू, ये देखो फ्रैक्शंस में, फ्रैक्शन में कैसे ऐड करोगे, ये देखो ये रहा आपके पास एलसीएम, इसके आ गया हमारे पास 2, ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं था तो 1 था, 1 2 द 2 2 1 द 2, एलसीएम लेना आता है या नहीं आता, नहीं आता तो मुझे बताना, मैं आपको एलसीएम लेना सिखाऊंगी। यहाँ पर हमारे पास हमने 1 प्लस 1 और 1/2 को प्लस किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/2 लैम्डा, तो सेकेंड ब्राइट फ्रिंज के लिए लैम्डा की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 3/2 लैम्डा की। इसी तरह से फॉर द थर्ड ब्राइट फ्रिंज 2t3, थर्ड ब्राइट फ्रिंज के लिए m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 2 प्लस हाफ लैम्डा इज इक्वल टू 5/2 लैम्डा,
ठीक है बेटा, इसी तरह से चलता रहेगा। अब एक बात ध्यान में रखो, हम लोग जो भी वैल्यू ले रहे हैं m की, वहां पर m जो है वो हमारे पास इक्वल हो रहा है टू n-1, यही वैल्यू आ रही है ना। अगर n हमारे पास 2 है तो m हमारे पास 1 है, अगर n हमारे पास 3 है तो n हमारे पास 2 है, इसी तरह से हो रहा है ना। तो क्या मैं m की जगह ये लिख सकती हूँ n-1? बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो मैं लिखूंगी 2tn फॉर द nth ब्राइट फ्रिंज की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, n-1 प्लस हाफ लैम्डा। इसको अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करें, मेरे पास क्या आ रहा है, -1 आ रहा है प्लस हाफ आ रहा है। एलसीएम लूंगी मैं, 2 आ जाएगा, सही है। यहाँ पर 1 होगा तो 1 2 2, 2 1 2, -2 आ गया, प्लस 2 1 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 + 1 इज इक्वल टू -1/2। तो इस पूरे वेक्टर की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, -1/2। तो 2tn जो है वो मेरे पास इक्वल हो रहा है टू 2tn इज इक्वल टू n-1/2 लैम्डा। ठीक हो गया, 2t की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब आपको याद है फर्स्ट इक्वेशन जो हमने पीछे ड्राइव की थी, दिस वन, r इज इक्वल टू 2t इंटू r, 2t की वैल्यू हमारे पास आ गई, r इज इक्वल टू अंडर रूट 2t की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, n-1/2 लैम्डा इंटू r। सो फॉर द nth ब्राइट फ्रिंज के लिए जो रेडियस होगा हमारे पास, या किस जगह पे n ब्राइट फ्रिंज फॉर्म होगी, वहां उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है n-1/2 लैम्डा इंटू r, or you may write it as r is equal to under root r n-1/2 lambda।